नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक फिजिक्स लेक्चर के प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस के बारे में। तो जो आपका 2022 में पेपर हुआ था आपका पहले शिफ्ट में, जो आपका फिजिक्स पेपर 1, ठीक है, इसके हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। हमने पीछे एक लेक्चर कर दिया है गाइस, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। हमने उसमें 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इसमें भी आपके 10 क्वेश्चन है, तो वही 10-10 क्वेश्चन का ही हम लेक्चर रखेंगे, जिसमें कि छोटे छोटे मतलब वीडियोस में आपके मतलब जो कॉन्सेप्ट हैं धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमने लेक्चर किया था ना गाइस, उसके जो क्वेश्चन है बढ़िया से देख लीजिएगा, क्योंकि उन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको एग्ज़ाम का पैटर्न समझ में आ जाएगा। और आज भी जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, इससे यही फ़ायदा होने वाला है, हमें पैटर्न समझ में आएगा कि हर एक टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, हमारे इन सभी टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो वही सब चीज़ें हैं जो कि हमें पता चलेंगी। तो वीडियो को आप लोग बढ़िया से एकदम पूरा लास्ट तक देखिएगा, अपनी जो प्रिपरेशन है करते रहिए बढ़िया से, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो बढ़िया लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे कोर्सेज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं गाइस, तो हमारे एप्लीकेशन पे, हमारा जो एप्लीकेशन है राज फिज़िक्स ट्यूटोरियल्स, वहाँ पे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। आपके यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक फिजिक्स लेक्चरर के कोर्सेज, सीएसआरनेट फिजिकल साइंस के कोर्सेज, सेट फिजिकल साइंस के कोर्सेज, सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, इस पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन काफ़ी सिंपल सा है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ करना है, कॉमन सेंस यूज़ करना है गाइस, ठीक है ना। बेसिक्स हम इसके जानते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं? कंसीडर एन पार्टिकल सिस्टम, what will be the dimension of the phase space if particle have two rotational degrees of freedom also। अब देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे n पार्टिकल सिस्टम आपको कंसीडर करना है, ठीक है। n पार्टिकल सिस्टम कंसीडर करने के बाद हमें यहाँ पे फेज स्पेस की जो डायमेंशंस है वो कैलकुलेट करनी है। याद रहे, फेज स्पेस की मैं डायमेंशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। फेज स्पेस आप जानते हैं वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। आपका मोमेंटम और पोजीशन, दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो जो भी आप अपने पार्टिकल से रिलेटेड जो अपनी डिग्री ऑफ फ्रीडम लेके चल रहे होंगे, उसका 2 टाइम्स आपका फेज स्पेस में हो जाता है, बस। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, एक चीज़ एक्स्ट्रा क्या है? इफ पार्टिकल हैव 2 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑल्सो, ठीक है। तो जो भी आपके पार्टिकल्स थे उसमें आप 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जोड़ दीजिए, रोटेशनल वाले, ठीक है। उसके बाद आप अपना फेज स्पेस में जाके उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम एक पार्टिकल के लिए कैलकुलेट करते हैं गाइस, और अ पार्टिकल, सॉरी, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वही 3 डायमेंशनल, तो वहां पे क्या हो जाता है? ई हो जाता है गाइस, ठीक है। अब दो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हैं, तो टोटल क्या हो जाएगा? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है 3+2, मतलब कि 3 आपका वही पार्टिकल वाला जो डायमेंशंस वाले होते हैं, और 2 यहाँ पे आपके क्या हो जाते हैं? रोटेशनल। अब वो जो 3 डायमेंशन वाले होते हैं ना गाइस, वो ट्रांसलेशनल वाले आपके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे, और ये जो 2 एक्स्ट्रा दे रखे हैं वो आपके रोटेशनल वाले। तो 3 2 आपके हैं, तो 3 इंटू मतलब 3+2 तो 5 आपका हो जाएगा गैस, ठीक है। याद रहे, ये जो 3 है ये नॉर्मली जो पार्टिकल के लिए आप लेके चलते हैं, वो ट्रांसलेशनल मोशन के कारण आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, और ये जो 2 हैं ये एक्स्ट्रा आपका बोला गया रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो 5 आपके हो गए। तो इसीलिए अगर एन पार्टिकल के लिए बात करें, कितना हो जाएगा आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम? 5n हो जाएगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन अभी हुआ नहीं, हमें क्या निकालना है? फेज स्पेस के डायमेंशन हमें निकालने हैं गैस। अब देखिए यहाँ पे बहुत लोग ये लगा के चले आएंगे, जो कि गलत है, ये नहीं होगा। अगर सिंपल सा बस एक पार्टिकल के लिए, एन पार्टिकल के लिए बोला जाता तो हम यहाँ पे बोल सकते थे, ठीक है। बस वहाँ पे ऐसा क्वेश्चन में लिखा नहीं होता कि मतलब फेज स्पेस से रिलेटेड बात करनी है, तो हमारा ये सही है, ठीक है ना। अगर आपके पास एन पार्टिकल है जिसके पास मतलब 3 डायमेंशंस ट्रांसलेशन वाले हो जाते हैं, 2 आपके रोटेशनल वाले, आप उसमें जोड़ दीजिए तो 5 आपका हो गया, और एन पार्टिकल के लिए 5n। लेकिन फेज स्पेस, ये कॉन्सेप्ट आपका पूरा बदल जा रहा है, ठीक है। तो फेज स्पेस के लिए क्या हो जाता है गैस?
डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ फेज स्पेस क्या हो जाता है, 2 इंटू जो भी आपका टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आया था, 2 इंटू 5n, मतलब कि 10n आपके पास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 10n क्यों हुआ है, क्योंकि जो भी आपके फेज स्पेस होते हैं वहाँ पे पोजीशन भी होता है प्लस मोमेंटम भी होता है। इसके लिए 5n, इसके लिए 5n, तो ऑब्वियस सी बात है 10n ही होगा। तो फेज स्पेस में वही जितनी भी आपके पास सिंपल सी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है उसका 2 टाइम्स बस आप कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये आपके पास चीज़ें हैं, थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं। याद रहे फेज स्पेस डायमेंशन हमेशा 2 टाइम्स टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। इसमें भी ये एक स्पेशल कंडीशन दी गई थी, अदरवाइज हमारे पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता ना गाइस वो आपका 3n ही होता अगर रोटेशनल वाला मेंशन नहीं किया जाता। 3n और 3n इंटू 2, तो ये आपका 6n भी हो सकता है अगर रोटेशनल वाला मेंशन नहीं किया जाता तो। ठीक है, ये रोटेशनल अगर नहीं होता ये, तो यहाँ पे आपका आंसर बदल जाता, तो उस कंडीशन में आपका आंसर कौन सा होता, 6n होता। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें हैं, हम ध्यान रखेंगे। आपको मैंने सारे पॉसिबिलिटीज बता दी है। आपका 3n भी पॉसिबल है अगर सिंपल सा हम डिग्री ऑफ फ्रीडम बोले तो। अगर दो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए बात करें उसको अगर ऐड कर देते तो 5n आ जाएगा, मतलब सिंपल सा डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर हम अपना मतलब कि रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसीडर नहीं करते हैं तो आपके पास जो फेज स्पेस की डायमेंशन होगी वो आपकी 6n हो जाएगी। और वही अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, अगर इसमें मतलब रोटेशनल वाला अगर कंसीडर नहीं करते तब ये आपके पास होता है। ठीक है, लेकिन अगर रोटेशनल वाला कंसीडर कर लेते हैं तब आपके पास ये 10n अपना हो जाता है। तो चारों ऑप्शंस के लिए अलग अलग कंडीशंस हैं, हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है। चारों ऑप्शंस अलग अलग कंडीशंस में सही हैं, लेकिन उसके लिए क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो अलग होना चाहिए गैस। ठीक है, आया समझ में ना, वही ध्यान रखिए, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए इसमें। मैं एक बार बता देता हूँ इसमें क्या है, कहीं आपने सुनने में गलती कुछ ना कर दिया हो। मैं सबका रीजन बता दे रहा हूँ एक बार एक्सप्लेन करके, ठीक है ना। ये चारों ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन कब, ये कब हो सकता है, एक पार्टिकल के लिए मतलब 3 होगा और n पार्टिकल के लिए 3n, जब आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा जाता है, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा जाए तब ये उस कंडीशन में सही है। वहां पे फेज स्पेस का कोई नामो निशान नहीं होना चाहिए। इसमें अगर बात करें, ये क्वेश्चन में फेज स्पेस जब नहीं मेंशन होगा तब ही सही होगा। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें आपके पास वही मतलब कि 3 आपके ट्रांसलेशनल प्लस 2 आपका रोटेशनल, तो आपका 5 और n पार्टिकल के लिए 5n। तो इसमें भी याद रहे फेज स्पेस जब नहीं होगा तब आपके पास ये होगा। 6n कब होगा, जब आपके पास मतलब कि फेज स्पेस की बात करी जाएगी लेकिन रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जब मेंशन नहीं होगा तब आपके पास 6n भी हो सकता है। ठीक है, और ये 10n कब होगा, फेज स्पेस है लेकिन जब रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आ जाते हैं तब आपके पास 10n होगा। ठीक है, याद रहे, गलती नहीं होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में देखिएगा आपका हर्माइटी जो रिलेशन है वो आपको कैलकुलेट करना है। हर्माइटी का जो पॉलिनोमियल है वो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो हमारे पास पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला है हर्माइटी वाला, याद रहे यहाँ पे n की वैल्यू 1 है गाइस। ठीक है, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, ये x वाला लेके चलते हैं, बाद में इसको हम रिप्लेस कर देंगे, जो भी उसका मतलब जिसका वो फंक्शन है इस पर वो डिपेंड कर रहा है। x वाला हम फॉर्मूला वैसे जानते हैं तो इसी पे लेके चलते हैं, -1 की पावर n एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर, ये आपके पास है, ये आपका है। ठीक है, अब n की जो वैल्यू है गाइस वो आपकी 1 है। ठीक, अब यहाँ पे भी n की वैल्यू 1 है तो ये एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम इसको, तो माइनस, ये डिफ्रेंशिएशन होगा गाइस वही हो जाएगा, और माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन -2x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा गाइस आपका, एक की ये पावर प्लस ये माइनस है तो ये वैसे ही खत्म हो जाएगा, -2x। ठीक है, उसके बाद x की जगह पर रिप्लेस कर देंगे तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये याद रहे फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इसकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए।
इंपॉर्टेंट फार्मूला है। मतलब जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं ना, उनके जो रॉड्रिगी फार्मूला है, रिकरेंस फार्मूलाज हैं, सब कुछ याद रखिएगा, काम आएगा हमारे एग्जाम में। ये सब चीज़ें पूछी जा चुके हैं। पेपर का एक क्वेश्चन है तो वैसे भी मैं क्या ही बोल रहा हूँ, ठीक है ना, पेपर का एक क्वेश्चन है गाइस। और भी मतलब कई सारे क्वेश्चन पूछे गए, ऐसा नहीं कि बस यही एक क्वेश्चन है। अलग अलग जो भी आपके पॉलिनोमियल है, सबके मतलब जो रॉड्रिगी फार्मूला उनका यूज़ हो रखा है। देखिए इसमें क्या है, विद द डिक्रीज इन द प्रिज्म एंगल द एंगुलर डिस्पर्सन बिटवीन रेड एंड वॉयलेट रेज। तो प्रिज्म कोण का मान घटने के साथ लाल तथा बैंगनी किरणों के बीच का कोणीय विक्षेपण क्या होगा, ठीक है। काफ़ी हिंदी ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो भाई ये कि अब भाई ये जो एग्ज़ाम है, हिंदी और इंग्लिश सभी लोग दे रहे हैं, किसी को हिंदी आती है, किसी को इंग्लिश आती है, तो भाई ये सबके लिए सही है। देखिए हमारे पास जो एंगुलर डिस्पर्सन होगा ना गाइस, जो आपके वॉयलेट और जो रेड रेज हैं, अगर एक थिन प्रिज्म के लिए लेके चलते हैं तो उसका रिलेशन हमारे पास है थीटा इज इक्वल टू म्यू वी ए। देखिए यहाँ पे ना चीज़ों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, चीज़ों का नाम लिख देता हूँ, क्या मतलब है। ए आपका यहाँ पे प्रिज्म एंगल है। याद रहे ये तो थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया, इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, आपकी वैल्यूज दे के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ये जो आपके म्यू वी और म्यू आर है, ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेसेस हैं। वॉयलेट एंड रेड रेज, ठीक है। तो म्यू वी एंड म्यू आर, ये आपका रिलेशन है, ठीक है। तो प्रिज्म कोण आपका क्या है, प्रिज्म एंगल, अगर उसको डिक्रीज किया जाता है गैस, ठीक है ना, इसको अगर डिक्रीज किया जाता है, ऑब्वियस सी बात है, अगर ये डिक्रीज होगा तो ये भी आपका डिक्रीज होगा, ठीक है। ये क्या है, एंगुलर डिस्पर्सन या फिर कोणीय विक्षेपण हम इसको बोलते हैं गैस। थीटा इज इक्वल टू कोणीय विक्षेपण। मेरे लिए भी ये नए नए शब्द है, मैंने भी मतलब उतनी हिंदी पढ़ी नहीं है, ठीक है। इसको मतलब वही एंगुलर डिस्पर्सन। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये घटेगा तो ये भी घटेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो क्या होगा, वो भी घटेगा ही गैस, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप प्रिज्म एंगल का जो वैल्यू अगर वो डिक्रीज करते हैं, तो उनके बीच में जो लाल तथा बैगनी रेज हैं, उनके बीच का जो कोणीय विक्षेपण होगा, एंगुलर डिस्पर्सन होगा, वो भी डिक्रीज होगा गैस, ठीक है ना। वैसे साफ साफ यहाँ पे पता चल रहा है, ये क्लियरली हम यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। ये वाला भी याद रखिए, ये तो इन दोनों का वही डिफरेंस यहाँ पे यूज हो रहा है। हमें इससे मतलब है, थीटा और ए से मतलब है गैस। यहाँ पे वैसे कुछ भी वैल्यू कोई फर्क यहाँ पे फिलहाल पड़ नहीं रहा, हमें बस इससे देखना है कि ए और थीटा में क्या रिलेशन है। अगर ए इंक्रीज करेगा तो ये भी इंक्रीज करेगा, और ए डिक्रीज करेगा तो ये थीटा भी आपका डिक्रीज करेगा। बस यही यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है, याद रहेगा। आपका यहाँ पे जो ऑप्शन होगा बी करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा इसमें मैचिंग करी गई है, आपका मैचिंग ऑलरेडी कर दिया गया है, बोला गया है कौन सा इसमें सही से मेल नहीं किया गया है। तो याद रहे कोई भी यहाँ से मेल सही नहीं हुआ गैस, ठीक है ना। ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। विस्कोसिटी का मास से कोई मतलब नहीं है, कंडक्शन का मोमेंटम से कोई मतलब नहीं, डिफ्यूजन का भी एनर्जी से कोई मतलब नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं सब गलत है। अगर हम इसका करेक्ट अगर बात करें गाइस, वो सही मैच क्या होगा, अगर विस्कोसिटी की बात करें वो आपका मोमेंटम से मतलब है, अगर सही रिलेशन में बात करूँ। कंडक्शन का किससे मतलब है, कंडक्शन का एनर्जी से मतलब है, और डिफ्यूजन का ये मास से मतलब है, ठीक है। और ये याद रहे, ये आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ मास, ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम, ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी। तो जो भी आपकी विस्कोसिटी, उसका मास से कोई लेना देना नहीं है, तो वो गलत है, मतलब ये गलत यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। तो ये सब आपकी चीज़ें सही है। इस तरीके से क्या बोला गया, मतलब कि कौन सा सही से मैच नहीं किया गया है। वैसे तो सारे के सारे यहाँ पे सही से मैच नहीं किए गए हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अगर देखें तो ऐसा तो सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, मतलब कोई भी यहाँ पे सही से मैच नहीं है गैस, ठीक है ना। विच ऑफ द
फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, वैसे सारे के सारे मतलब ये आप ऑप्शन की तरफ नहीं जा सकते, ये डी भी हम नहीं बोल सकते कैसे, अगर यहाँ पे बात करें तो ये कोई भी सही नहीं है, ठीक है। हाँ, ये सारे के सारे ही आपके क्या हैं, मतलब इनकरेक्टली मैच्ड हैं, तो आपका ऑप्शन ए भी सही हो सकता है, बी भी सही हो सकता है, सी भी सही हो सकता है, ठीक है। इसका ऑप्शन तो हम सही नहीं बोल पाएंगे गैस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका ये जो मतलब ऑप्शन दिया गया वो सही नहीं है गैस, ठीक है ना। इसमें ऐसा हो सकता था कि मतलब ये नॉट को हटा दिया जाता, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, तो उस हिसाब से भी मतलब ये गलत है। उसमें भी आप देख पा रहे हैं कि विस्कोसिटी सही से मैच नहीं की गई है, कंडक्शन भी आपको मोमेंटम से सही से मैच नहीं किया गया है, यहाँ पे यू आ जाएगा, ठीक है। डिफ्यूजन भी आपका एनर्जी से मतलब वो मैच सही से नहीं किया गया है, ठीक है। जो भी आपके ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे इनकरेक्टली मैच्ड हैं, तो आपका यहाँ पे हम इसमें ऑप्शंस नहीं क्रिएट कर सकते। ये एक तरह से समझिए कि गलत ऑप्शन दिया गया है या फिर गलत क्वेश्चन ही दिया गया था, ठीक है। क्वेश्चन ही गलत पूछा गया था, तो इसको जो अटेम्प्ट करेगा उसको तो वैसे भी नंबर दे दिया जाएगा गैस, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, विस्कोसिटी, कंडक्शन, डिफ्यूजन, इन सब का जो मैच है क्या है और आपका कंक्लूजन क्या है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे क्या है। नेक्स्ट हमारे पास दो वेक्टर्स दे रखे हैं और वो एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर जब होते हैं तो रीजन आप जानते ही हैं, उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है क्या होता है guys? वो आपका जीरो होता है, तो उसी की मदद से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट करके करिए, 2i कैप प्लस j कैप प्लस कैप k कैप डॉट i माइनस लेमडा j कैप क्या हो जाएगा, 2 माइनस लेमडा, तो लेमडा इज इक्वल टू 14 आ जाएगा गैस, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। तो ये तो बहुत आसान आसान सी चीज़ है, ज़्यादा कुछ इसमें तो टाइम लगने वाला है नहीं। देखिए ये आपका क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन इज अ फेज ट्रांजिशन ऑफ, वैसे नॉर्मली अगर हम देखें ना गैस, ये आपका सेकेंड ऑर्डर का होता है। इसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं, थोड़ा सा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन के बारे में जान लीजिए। जो आपका बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन है इसको हम BEC शॉर्टकट में बोलते हैं, B फॉर बोस, E फॉर आइंस्टाइन, C फॉर कंडेंसेशन, ठीक है। ये कब होता है, जब आपके पास ना जो गैस ऑफ बोसॉन्स होती हैं, ठीक है ना, जब उनको क्रिटिकल टेम्परेचर के एकदम नीचे जाके जब उसको कूल किया जाता है तो वहीं पे आपका बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन देखने को मिलता है, वहीं पे आपका प्राप्त होता है, ठीक है। और वहाँ पे ना उस क्रिटिकल टेम्परेचर पे मतलब उसके नीचे जो हम जाके कूलिंग कर रहे हैं अपने गैस ऑफ बोसॉन्स की, तो वहाँ पे जो मैक्रोस्कोपिक नंबर ऑफ बोसॉन्स होते हैं ना गाइस, वो एकदम जो आपका ग्राउंड स्टेट होता है उसको वो ऑक्यूपाई करते हैं, एकदम ग्राउंड स्टेट में वो रहते हैं, वहीं पे आपके कूल होते हैं, वहीं पे आपका बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टार्टिंग में देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन भी आपके पास है, इसमें एंट्रोपी और वॉल्यूम चेंज करते हैं, ठीक है। ये आपके डिसकंटिन्यूसली एकदम चेंज करते रहते हैं। और यहाँ पे लेटेंट हीट आपका इन्वॉल्व होता है, जैसे कि मेल्टिंग होती है, बॉइलिंग होती है, तो वहाँ पे आपका फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन जो आपके पास होता है, ठीक है। वही अगर सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन की बात करें, इसमें कोई भी लेटेंट हीट ऑब्जर्व नहीं होता है, ठीक है ना, मतलब वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होता है। और उसमें जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है आपका गिब्स फ्री एनर्जी का, वो कंटिन्यूस रहता है, ठीक है। बट वहाँ पे जो सेकेंड डेरिवेटिव होता है, जैसे कि जो स्पेसिफिक हीट हो गया, कंप्रेसिबिलिटी हो गया, ससेप्टेबिलिटी हो गया, वो सब आपके डिसकंटिन्यूटी को शो करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका ये सेकेंड ऑर्डर जो ट्रांजिशन है, फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन, इसमें से भी क्वेश्चन बनेगा। तो ये सब भी जो चीज़ें हमने बताई इसमें देख लीजिएगा कि क्या क्या कंटिन्यूस होगा, क्या डिसकंटिन्यूस होगा, क्या एकदम मतलब कांस्टेंट होगा, क्या वेरी करेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका सेकेंड ऑर्डर ट्रांजिशन है। अब देखिए अगर हम एक आइडियल बोस गैस की बात करते हैं तो वहाँ पे कोई भी लेटेंट हीट नहीं होना चाहिए एट क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। तो लेटेंट हीट अगर नहीं होता है क्रिटिकल टेम्परेचर पे, तो वो कौन सा ऐसा ट्रांजिशन जहाँ पे लेटेंट हीट नहीं होता है, वो आपका सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन अपना होता है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका एंट्रोपी होता है वो आपका कंटिन्यूसली चेंज करता रहता है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो आपकी एंट्रोपी होती है गाइस वो आपकी कंटिन्यूस होती है, यहाँ पे चेंज करता रहता है एक्चुअली, ठीक है। अगर स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं तो वो क्या होता है आपका, वो डिसकंटिन्यूटी शो करता है।
इन इट्स डेरिवेटिव एट द क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास किसके हैं, हमारे सेकेंड ऑर्डर ट्रांजिशन में होती है गैस, ठीक है। याद रहे ये एंट्रोपी और वॉल्यूम मतलब कंटिन्यूअस होते हैं, चेंज करते रहते हैं, कंटिन्यूअस कांस्टेंट नहीं होते हैं, ठीक है, सॉरी। तो ये कुछ चीज़ें हैं, हम अगर एक आइडियल गैस की बात करें तो उस हिसाब से ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं आपके सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के पास होती हैं, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज वहाँ से होके आती हैं। तो सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन का हम जो एक एग्जांपल है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन भी बोल सकते हैं। इसमें क्या है, कोई भी लेटेंट हीट नहीं होता है क्रिटिकल टेम्परेचर पे, एंट्रोपी आपकी कंटिन्यूसली चेंज करती है, स्पेसिफिक हीट आपका डिसकंटिन्यूटी शो करता है इसके जो डेरिवेटिव होते हैं उसमें, ठीक है, और जो भी आपका क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वहाँ पे। इस हिसाब से हमारे पास जो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन होता है वो सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन आपका बोला जा सकता है। सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन वो मतलब उस ऑर्डर का फेज ट्रांजिशन होल्ड करता है, ठीक है, और वो कंटिन्यूस फेज ट्रांजिशन पे आप उसको चाहे तो बोल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, उस हिसाब से हमने बोला कि आपका जो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन है वो किसका फेज ट्रांजिशन है, आपके सेकेंड ऑर्डर का फेज ट्रांजिशन अपना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। इसमें क्या है, स्टीयरिंग ऑफ सैटेलाइट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, एनर्जी पे बेस्ड है, लीनियर मोमेंटम पे, या फिर एंगुलर मोमेंटम, नन ऑफ द अबव। मतलब वो किसके संरक्षण पे, मतलब किसके कंजर्वेशन पे वो आपका बेस्ड है, ये हम देखना चाहते हैं। सिंपल सा मतलब है, देखिए अगर हम सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, जो भी आपका स्टीयरिंग है वहाँ पे, ठीक है, तो स्टीयरिंग मतलब वही जो ओरिएंटेशन की हम एक्चुअली बात करते हैं। तो अगर हम पूरा का पूरा जो उसके स्टीयरिंग की बात करें ना गैस स्पेस में, ठीक है, सैटेलाइट का अगर स्पेस में वहाँ पे बात करते हैं तो वो किस पे रिलाई करता है, पूरा का पूरा किस पे वो निर्भर करता है, जो इंटरनल मैकेनिज्म होते हैं उस पर वो निर्भर करता है, ठीक है। और जैसे कि जो व्हील्स का जो रिएक्शंस होते हैं, जो मोमेंट होता है वहाँ पे, वो मतलब वो जायरोस्कोप को कंट्रोल करता है एक तरीके से, ठीक है। तो उतना डीप में हमें जाने की जरूरत नहीं, लेकिन हम अपने मोमेंटम या फिर एनर्जी की तरफ बात कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे रोटेशन की बात करी है गैस, ठीक है ना, यहाँ पे स्टीयरिंग की बात करी है, मोमेंट की बात करी है, ओरिएंटेशन की बात करी है, ठीक है। तो अब अगर हम स्पेस में लेके जाते हैं सैटेलाइट को, तो वहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगता है, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगेगा, वहाँ पे ना एक चीज़ होती है, वो क्या होती है, वो आपका एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। जब भी वैसे भी ओरिएंटेशन की बात आ जाए तो आप अपना जो लीनियर मोमेंटम वो तो भूल ही जाइए, ठीक है। और अगर हम टॉर्क की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, टॉर्क आपका वैसे भी नहीं लगने का जब हम स्पेस में होते हैं, सैटेलाइट में होते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी आपके पास एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है जो आपका एंगुलर मोमेंटम होता है वो कंजर्व हो जाता है, ठीक है। तो उसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा कैसे, उस पर आपका वो पूरा का पूरा बेस्ड होता है, इसके कंजर्वेशन पे वो आपका बेस्ड है, ठीक है, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जो कोणीय संवेग है उस पर आपका पूरा का पूरा बेस्ड है। ये आप डिटेल में थोड़ा पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना भी जरूरत नहीं, बस समझने के लिए काफ़ी है, बस वही चीज़ हमने उसमें समझा दी। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, इसमें रिड्यूस्ड मास कैलकुलेट करना है। तो मीज इक्वल टू क्या होता है, m1 m2 डिवाइडेड बाई, इसमें क्या दिया गया है, m1 m2 दोनों बराबर हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा, m/2, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिएगा इस क्या है, इसमें इसमें हमारे पास एनर्जी लेवल्स दे रखे हैं, इसकी मदद से हम अपना जो पार्टीशन फंक्शन है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं गैस। ज़्यादा तो कुछ है नहीं वैसे भी, ठीक है ना, क्वेश्चन ठीक ठाक सा ही है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। पार्टीशन फंक्शन का जो रिलेशन होता है ना गैस, आप जानते ही हैं कितना होता है, आप ऐसे चाहे तो कर सकते हैं, वैसे रीजन इस यहाँ पर नहीं दी गई तो सिंपल आप इसको इतना मान लीजिए, क्या कर दिया जाए यहाँ पे, बीटा कैप्सनल आई यहाँ पे हम कर सकते हैं, ठीक है। अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम इसको चेंज कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ ये भी देखिए, अब ये जैसे जैसे आई आपका बदलता जाएगा, मतलब एन यहाँ पे जो बदलता जाएगा वो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको आई ना करके क्वेश्चन में जो दिया गया है
वैसे ये एन मैंने यूज़ कर दिया तो यहाँ पे एन ही रखना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे आई यूज़ करता तो इसको भी आई यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीज़ हम तो जानते ही हैं। और देखिए ये जो पूरा पूरा रिलेशन है, हम यहाँ से होके स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब जितने भी आपके भाई एनर्जी लेवल्स हैं, सॉरी, जो भी आपके जो एनर्जी लेवल्स हैं वहाँ से हम शुरू करेंगे, तभी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखिए आपका क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे जब हम पुट करेंगे एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा, इसमें जो 1/2 वाला पावर है ना गैस, वो आप हटा दीजिए, क्योंकि देखिए ये हर जगह आपका बाहर दिख रहा है। ठीक है ना, ये ऊपर आपको दिख रहा है, तो ये जो 1/2 वाली जो पावर है वो मैं निकाल लूँगा पहले। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस, ये आपका हो जाएगा, के बाद एक्सपोनेंशियल माइनस, ये आपका हो जाएगा बीटा एन एच क्रॉस। अब देखिए ये तो आप जानते हैं गैस, बीटा इज इक्वल टू, ये आपका है तो एक्सपोनेंशियल माइनस, ये आपका है। ठीक है, अब ये जो रिलेशन यहाँ पे दिख रहा है आपका, थोड़ा सा हम अपना एक्सपेंशन का भी फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। इसको मैं सीधा सा एन एच क्रॉस ओमेगा डिवाइडेड बाई ऐसे यूज़ कर देता हूँ। ठीक है, अब ये जो रिलेशन है ना गैस, कुछ ऐसा भी चाहो तो आप कर सकते हो, एक्स की पावर एन का एक ज्योमेट्रिक सीरीज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ कर दूंगा। ये है ना, ये एच क्रॉस ओमेगा अपॉन 2 kBt माइनस एच क्रॉस अपॉन, ये आपका है, इसको मैं एक्स सपोज कर लेता हूँ। ठीक है, ये आपका पूरा पूरा एक्स में सपोज कर लेता हूँ। अब जो आपका रिलेशन होगा ना गैस, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये आगे ये तो आप देख रहे हैं, ये तो आपका फिक्स है, इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। हमारे पास ये जो रिलेशन है, याद रहे इसका जो एक्सपेंशन होता है वो आप चाहो तो 1/1 - x रख सकते, ये फॉर्मूला ही है। ठीक है ना, जब एक्स की पावर आप एन को एक्सपेंड करेंगे, फिर आप उसको थोड़ा सा चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो उस एक्सपेंशन में नहीं जा रहे हैं, फॉर्मूला आप याद रखिएगा। आप ये बेसिक से जो एक्सपेंशंस होते हैं, जो सीरीज होती है, उसमें आप इसके फॉर्मूले को देख सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक सा फॉर्मूला है, तो बस वही हमने वही लिख देना है कि ज़्यादा कुछ करना है नहीं। ठीक है, तो आपका जो एक्सपोनेंशियल ये है 1 - वही फिर एक्स की जगह पर रख दूंगा मैं इसको, ये आपका है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है गैस, ये नहीं है, ये है क्या, हाँ ये वाला सही है गैस आपका, जो ऑप्शन बी है वो आपका फिलहाल करेक्ट है। इसमें चाहे तो इसको पावर ऊपर ले जाके भी कर सकते, -1 आपका हो सकता है, लेकिन फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में पावर -1 करके भी दिया जा सकता है, ये ऊपर लेके जा सकता हूँ ना, क्योंकि यहाँ पे पावर ये ऐसे भी लिखा जा सकता, मतलब ऊपर लेके जाऊँगा तब, यहाँ पे +1 ऊपर लेके जाऊँगा तो -1 ऐसा हो सकता है। तो वही एक्सपेंशन ही है, वो वहीं से होके आया है गैस। ठीक है, तो नया कुछ भी नहीं है, कुछ आपको इस तरीके से सब कुछ लिखना है। ये ज्योमेट्रिक सीरीज पूरी पूरी बन रही है, लेकिन हम उसमें नहीं घुसेंगे, बस ये एक कॉन्सेप्ट है, ये फॉर्मूला है, आप याद रखिएगा, ऐसे ही हमें लिखना होता है अगर इस टाइप की चीज़ें आती हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स कैन नॉट बी अप्लाइड टू, तो जो आपका एफ डी स्टैटिस्टिक्स होता है गाइस, वो किस में अप्लाई नहीं हो सकता है। तो सिंपल सा मतलब है, हमारे पास जो फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स होता है गाइस, उसमें आप जानते हैं आपके पास जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनके पास हाफ इंटीग्रल स्पिन होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स के पास भी होता है, प्रोटॉन्स के पास भी होता है, आपका फर्मियंस के पास भी है ही। ठीक है, और वैसे भी और जो भी आपके पार्टिकल्स जो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को वो भी करते हैं, वो आपके फर्मियंस ही होते हैं, तो वो सब आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब आपके फर्मियंस की कैटेगरी में ही आ जाएंगे, सब कुछ उसी में आ जाता है।
लेकिन फोटोन ऐसा है ना गैस जिसके पास हाफ स्पिन नहीं होता है, इसका जो स्पिन है वो आपका 1 होता है। तो यहाँ पे आपका फोटोन पे जो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स होता है वो अप्लाई नहीं हो सकता है, ठीक है। इससे क्या होता है, आपका हाफ इंटीग्रल स्पिन नहीं है, ये सिंपल सा इंटीग्रल स्पिन है, तो वो आपके बोसॉन्स हो जाते हैं गैस। तो इसमें बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन अप्लाई होगा, फर्मी डिराक मतलब अप्लाई नहीं कर सकते। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन ही, बोस आइंस्टाइन जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बोस आइंस्टाइन जो स्टैटिस्टिक्स होता है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन हम अपने बोसॉन्स का ही करते हैं, तो वो भी आपका ठीक है गैस, ठीक है। तो वही है, आपको ध्यान रखना है, फोटोन आपके बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं, ना कि आपके फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को, ठीक है। तो आपका फोटॉन्स में जो आपका फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स है वो अप्लाई नहीं हो सकता है, ये थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये आपके क्वेश्चंस थे जो कि हमें प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं, थोड़ा सा ध्यान से करिए। काफ़ी नए नए कॉन्सेप्ट हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट आपका रिपीट नहीं हो रहा है, थोड़ा सा याद रखिएगा। चीज़ें बस यही देखने को मिल रही हैं कि अगर आप फॉर्मूला जानते हैं, बेसिक चीज़ें जानते हैं, तो आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, ठीक है। यही चीज़ें हम देख पा रहे हैं, ठीक है। चलिए आज के लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही, अगली क्लास में और भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। और भी नए नए जो क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर पेपर के वो हम सॉल्व करेंगे, इससे आपका रिवीजन भी एक तरीके से बढ़िया से हो रहा है गैस, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा जो एप्लीकेशन है राज फिजिक्स ट्यूटोरियल्स, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या फिर पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगी हमारे ऐप की, वेबसाइट की, आपको नंबर भी मिल जाएगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे जाके आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। 20% का डिस्काउंट अवेलेबल है, आपके कोर्सेज अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, ठीक है।